दोस्तों नमस्कार। आखिरकार पहलवान सुशील कुमार पकड़ा गया। ये बात कहते हुए जुबान जरूर लड़खड़ाती है, क्योंकि एक ऐसा पहलवान जो वर्ल्ड चैंपियनशिप का गोल्ड मेडलिस्ट रहा हो, ओलंपिक में दो दो मेडल हों, और ये उपलब्धि भारत के किसी दूसरे पहलवान की, क्या किसी भी खिलाड़ी की ना हो, खेल जगत में किसी की ना हो। तो ये अपने आप में इस तरह की बात करना कि वो गिरफ्तार हो गया, पकड़ा गया, और उस पर 1 लाख रुपए का इनाम था, सुनकर थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन है ये बिल्कुल सच हकीकत। आज सुबह उनको गिरफ्तार किया गया एसीपी अतर सिंह की देखरेख में। इंस्पेक्टर शिव कुमार और इंस्पेक्टर करमवीर ने उनको गिरफ्तार किया, जो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के सदस्य थे। और कल तक कुछ कहानी दूसरी थी। जो बताया जा रहा है कई बार होता ठीक उससे उलट है। यही कुछ हमने देखा शनिवार की रात को। यह कहा गया कि जालंधर के नजदीक उन्हें गिरफ्तार किया गया है। हमने बठिंडा पुलिस में भी संपर्क किया। पंजाब पुलिस में भी जो पहलवान कार्यरत हैं कई, उनसे भी हमने संपर्क किया। और बठिंडा में इसलिए कि बठिंडा में उन्होंने जो उनकी लास्ट लोकेशन पाई गई थी, वहां पर उन्होंने किसी का सिम इस्तेमाल किया था, और यह पता चला था कि उनकी लास्ट लोकेशन, ये परसों की खबर थी जब वो बठिंडा में पाए गए थे, मिले थे, उनकी लोकेशन का पता चला था। आखिरकार ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि ये सारी घटनाएं मनगढ़ंत घटनाएं थी, और उसके पीछे कोई किसी ने पुष्टि नहीं की थी। लेकिन अब ये खबर पूरी तरह से पुष्ट हो गई है कि उन्हें दिल्ली पुलिस की हिरासत में ले लिया गया है, और अब उनको सोमवार को रोहिणी जो कोर्ट है, रोहिणी कोर्ट में उनको हाजिर होना होगा, और उसके बाद कुछ आगे की कार्रवाई होगी, और उसके बाद पता चलेगा कि क्या आगे का डेवलपमेंट है। दिल्ली पुलिस ने हालांकि इस बात का खंडन भी किया है कि पंजाब वाली घटना बिल्कुल गलत है, पंजाब में उनको अरेस्ट नहीं किया गया था। बठिंडा वाली बात, सुखबीर सिंह का कोई वो था, सिम था जिसका उन्होंने इस्तेमाल किया था। और अब उन पर जो धाराएं लगने वाली हैं वो धारा 302 है जो हत्या के लिए लगाई जाती है, 365 है जो अपहरण के लिए लगाई जाती है, जो उन पर आरोप है कि उन्होंने जिस घर में वो रह रहे थे, जो उनकी पत्नी के नाम से था, सुशील की पत्नी के नाम से, उस घर से उनका अपहरण करके वो उनको छत्रसाल स्टेडियम तक लाए थे। उसके अलावा 325 उन पर लगने वाली है, जो गंभीर चोट पहुंचाना इसके अंतर्गत आता है। धारा 323 है जो स्वेच्छा से इस तरह के अपराध करना, यानी होशोहवास में अपराध करना और संयम खोना, ये है एक धारा। 341 और 506 है आपराधिक धमकी देना। तो ये सारी चीजें मिलकर जो है बहुत ही संगीन अपराध की श्रेणी में सुशील कुमार को ला रही हैं। अब यहां पर कई सवाल खड़े होते हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि क्या सागर धनखड़, जिनकी मौत हुई इस मामले में, क्या महज 1 या 2 महीने का उन्होंने किराया नहीं दिया था, उसकी सजा मौत होती है? क्या इस वजह से ही उनको मारा गया? क्या वो उनकी अच्छी खासी जो कमाई उनकी जो थी, जो अब तक अर्जित की थी सुशील कुमार ने, क्या उसी अर्जित कमाई के दम पर उन्होंने वो मकान खरीदा था जो उनकी पत्नी के नाम से है, जिस पर भी मुकदमा चल सकता है? और उनके जो कई ऐसे पदक जीतने के बाद, जो है ओलंपिक पदक जीतने के बाद, कुछ जो उनके संबंध थे, कुछ ऐसे असामाजिक लोगों से भी हो गए थे, उनके साथ उनका उठना बैठना शुरू हो गया था। हालांकि ये सब बातें कहते हुए दिल जरूर कचोट रहा है, लेकिन अपनी पत्रकारिता को लंबे समय तक पत्रकारिता करने के बाद हमें सच तो कबूल करना ही होगा। मुझे याद है कि सुशील की, शायद मुझे नहीं लगता कि मुझसे ज्यादा टीवी कमेंट्री उनकी बाउट्स की किसी और ने की होंगी भारत में। और मैं उन्हें तब से जानता हूं जब वो मैनचेस्टर में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था वर्ल्ड कैडेट कुश्ती प्रतियोगिता में, 90s में, 90 के दशक में। और उसके बाद उन्होंने दोबारा अगले बार पोलैंड में इस उपलब्धि को दोहराया था, और स्वर्णिम सफलता उन्होंने हासिल की थी। वर्ल्ड कैडेट कुश्ती प्रतियोगिता की बात कर रहा हूं मैं। अब दो सवाल तो ये खड़े हो गए, और अब सवाल है कि शुरुआती जो उन्होंने बयान दिया था कि बाहर से आए हुए लोग थे, उनका इस अखाड़े से कोई संबंध नहीं था, वो भी गलत साबित हो गया। कि भाई सागर धनखड़ तो वहीं उसी अखाड़े का पहलवान था, और उसका जो दोस्त था सोनू, जो कहीं ना कहीं जिसने बयान दिया है अपना, जिन दो लोगों ने बयान दिया है वो सागर धनखड़ के परिचित थे, और उसी अखाड़े में आ गए थे, उसी घर में रह रहे थे। अब सुशील के वकील ये कह रहे हैं कि जो सोनू है वो, उसका संबंध एक जठेड़ी जो गैंग है, गिरोह है, उसके साथ उनका संबंध बताया जा रहा है।
और उन पर हत्याओं के कई आरोप हैं, उन पर पुलिस के साथ मारपीट करने के मुकदमे चल रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति की गवाही पर क्यों अमल किया जाए? ये इनके वकीलों का, जो सोर्सेस के हवाले से हमें पता चला है कि उनके जो वकील हैं वो ये तर्क दे रहे हैं। अब सवाल तो वही उठता है कि अगर वो निर्दोष था तो वो भागा क्यों? लेकिन यहां सबसे बड़ी बात है कि उसके भागने की बड़ी वजह पुलिस नहीं थी, या पुलिस के शिकंजे में आता इसलिए वो भागा, बल्कि इसलिए थी कि सोनू जिस गिरोह से ताल्लुक रखता था, उस गिरोह से सुशील को खतरा पैदा हो गया था। वहां से धमकी मिली थी और सुशील ने सुलह करने भी कोशिश की। ये भी सोर्सेज के हवाले से हमें पता चला। लेकिन अंततः हुआ वही कि उसको यहां से भागना पड़ा अपनी जान बचाने के लिए। ये कुछ कुछ बात में दम लगता है। पुलिस से नहीं, बल्कि वो धमकी जो थी गिरोह की, उससे वो भागा है। लेकिन यहां हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं, थोड़ा सा उनके करियर को देखें अगर हम, तो ये बहुत ही एग्रेसिव किस्म के पहलवान रहे हैं। और शायद जो अपोनेंट पहलवान थे भारत में ट्रायल के दौरान और विदेशों में, जो विदेशी खिलाड़ी थे अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में, उन पर उनका अग्रेशन दिखाई देता था, जो भारत के बहुत काम आया। यह सिलसिला 2012 तक चला। आदर्श स्थिति तो यह होती कि वो 2012 में ही सम्मानपूर्वक विदाई ले लेते थे और जितने छत्रसाल स्टेडियम या देश भर के जो पहलवान हैं उनको तैयार करने का बीड़ा उठाते, तो शायद बहुत अच्छी स्थिति पैदा होती। आप ये देखेंगे 2014 में वो गए नहीं एशियन गेम्स में, जो बड़े कॉम्पिटिशन्स थे। वो कॉमनवेल्थ गेम्स में गए। कॉमनवेल्थ गेम्स अपने आप में बड़ा सम्माननीय चीज है, लेकिन कुश्ती के मुकाबले वहां स्तर थोड़ा सा नीचे है। वहां कनाडा के पहलवान हैं, थोड़े बहुत नाइजीरियन पहलवान हैं। नाइजीरियन भी महिलाओं में ज्यादा चुनौती रखती हैं, लेकिन कनाडा के पहलवानों से ही भारत को टक्कर मिलती है। तो वहां कुछ ज्यादा बड़ा कंपटीशन नहीं होता, तो वहां सुशील को जाने की कोई औचित्य समझ में नहीं आता था कि उसके लिए इतना झगड़ा करना। 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स में भाग लेने से पहले उन्होंने जिस तरह से दिल्ली में जो ट्रायल हुए थे केडी जादव हॉल में, वहां प्रवीण राणा के साथ जो अप्रिय घटना हुई और उनके बहुत सारे लोग वहां पर मौजूद थे, मैट के ऊपर आ गए थे, उस पर दबाव बनाने की कोशिश बताई जाती है। हालांकि मैं वहां मौजूद था और उनके भाई के साथ जो हाथापाई की गई थी उस पर भी कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। उससे पहले नरसिंह यादव के साथ उनका विवाद हुआ रियो ओलंपिक को लेकर। और नरसिंह यादव, जैसा कि आप जानते हैं, कि अपने दम पर क्वालिफाई करके आए थे लॉस वेगस में वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर, उनको सीधे प्रवेश मिल रहा था। लेकिन वहां सुशील का कहना अपने आप में एक वाजिब था कि भाई जब बेस्ट पहलवान अपना जाना चाहिए और ट्रायल कराइए। अब ये पक्की बात है कि अगर वो ट्रायल में जाते तो सुशील 74 किलोग्राम में वैसी चुनौती नहीं रख पाते। पदक तो बहुत दूर की बात है, 1 या 2 राउंड निकाल पाना भी उनके लिए बहुत मुश्किल होता। जैसा कि हमने देखा, आस्ताना में मैं गया था वर्ल्ड चैंपियनशिप में 2019 में, वहां पर भी सुशील पहले राउंड में हारे। एशियाई खेल आए 2018 के, वहां पर भी वो पहले राउंड में हारे। एक कॉमनवेल्थ गेम्स को अगर आप छोड़ दो 2012 की उनके लंदन ओलंपिक की उपलब्धि के बाद, तो कॉमनवेल्थ गेम्स की के अलावा उनका परफॉर्मेंस कहीं भी कुछ काबिले गौर नहीं रहा। यानी जो सुशील का कद था उसके आसपास भी वो कहीं दिखाई नहीं दिए। इसकी बड़ी वजह जो है वो ये थी कि उनका ध्यान जो है थोड़ा सा भटक गया था कुश्ती कुश्ती से। कुश्ती के अलावा भी वो बहुत सारी चीजों में उलझ गए थे, ये कहना ज्यादा सही होगा। जब आपका ध्यान बहुत ज्यादा चीजों में उलझ जाता है तो आप अपने खेल पर, अपने लक्ष्य पर उतना केंद्रित नहीं रह पाते। आपके बयानों में जरूर झलकता है आपका उत्साह, लेकिन आपकी जो करनी है उसमें वो चीज दिखाई नहीं देती। ऐसा ही कुछ सुशील कुमार के साथ भी हुआ था। तो बस हम यही कहेंगे कि भगवान सद्बुद्धि दे और जो आपने अच्छा किया, जो कुछ अचीव किया है, उसका मान सम्मान अपना बनाए रखें। और अब तो ये भी खतरा पैदा हो गया कि जो उनका मकान था, क्या वो मकान उनके द्वारा अर्जित की गई राशि से उन्होंने बनाया था, उस पर सवालिया निशान है। उस पर भी जांच बैठ सकती है और उसकी जांच होगी। और उसके अलावा उनकी नौकरी को लेकर भी कई तरह के सवाल खड़े हो गए हैं। और उनके जो उन्हें मान सम्मान मिला है, उनको पद्मश्री का सम्मान मिला, उन्हें अर्जुन पुरस्कार का सम्मान मिला, इसके अलावा राजीव गांधी खेल रत्न के सम्मान से उन्हें नवाजा गया। अब ये सब सवालों के दायरे में है अगर उन्हें घोषित रूप से अपराधी की कैटेगरी में रखा जाता है, क्योंकि कहते हैं ना, देश का संविधान, देश का कानून सबके लिए एक है।
तो अगर इसकी आदर्श जांच होती है और वो उसमें दोषी पाए जाते हैं, क्योंकि कोर्ट का फैसला है, अभी से हम उनको दोषी नहीं कह सकते, लेकिन साक्ष्य तमाम जो हैं उनके खिलाफ जाते हैं, फोरेंसिक जांच की रिपोर्ट आ गई है और उसको जो है मान्यता, कोई भी जुडिशरी उसका खंडन नहीं करती, उसको मान्यता देती है। तो उसमें साफ तौर पर यही कहा गया कि वो सुशील कुमार ही थे जिन्होंने वीडियो फुटेज में जो वो दिखाई दे रहे हैं हमला करते हुए। तो ये सारी चीजें सवालों के घेरे में हैं और अगले कुछ दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं और भारतीय कुश्ती के लिए ये बहुत ही शर्मनाक पन्ना जुड़ गया है भारतीय कुश्ती के इतिहास में। और मुझे बड़ा अफसोस है कि फरवरी में एक ऐसी ही घटना हुई थी जब कोचेस को लेकर कुछ झगड़ा हुआ था और एक कोच को और उनकी पत्नी को गोली से उड़ा दिया गया था। वो भी कुश्ती कोच की घटना थी और एक अन्य कुश्ती कोच द्वारा ऐसा किया गया था। तो ये चीजें कहीं ना कहीं उस खेल को शर्मसार कर रही हैं जिसने कभी देश का बहुत गौरव बढ़ाया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।